हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को करने वाले हैं जिसका नाम है उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का खोज किसने किया था। राइट आंसर देना है आप लोगों को ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देना है। उत्प्रेरक का खोज किसने की। बेर्जेलियस साहब ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, या लुईस ने किया था, कोसेल ने किया था। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, तो बेर्जेलियस साहब ने किया था। बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की, है ना। रदरफोर्ड जो साहब थे, परमाणु के नाभिक का खोज किया था। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड साहब ने किया था। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अमोनिया उत्पाद में हैबर विधि में उत्प्रेरक के आवर्धक रूप में कार्य करता है। यानी कि अमोनिया उत्पाद के लिए, है ना, हैबर विधि में उत्प्रेरक का किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यानी किस कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है निकल, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है प्लेटिनम, ऑप्शन डी में है मोलिब्डेनम। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर। अमोनिया उत्पाद तथा हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आवर्धक दिया है, तो आप लोग सोच समझ कर आंसर देना है। क्या कह रहा है, उत्प्रेरक आवर्धक के रूप में, है ना। तो याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को याद रखना है। तो आवर्धक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है, ना कि लोहा का। याद रखिएगा, है ना। इस लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता आवर्धक रूप में। तो आवर्धक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सिर्फ मोलिब्डेनम का। याद रखिएगा आप लोग, है ना, बी और डी नहीं लगा देना, इससे आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि क्लोरीन गैस बनाने में डिजाइन विधि से उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी क्लोरीन गैस अगर जब बनाते हैं तो डिजाइन विधि से बनाते हैं। याद रखिएगा कौन सी विधि से बनाते हैं, तो डिजाइन विधि से बनाते हैं। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो क्या कह रहा है कि क्लोरीन गैस अगर बनाते हैं तो किस विधि से बनाते हैं, डिजाइन विधि से बनाते हैं। तो इसमें कौन सी उत्प्रेरक का प्रयुक्त होता है उसका आंसर देना आप लोगों को। ऑप्शन ए में है नाइट्रस के ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है गर्म एल्यूमिना, ऑप्शन सी में है क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन डी में है लोह चूर्ण। किसका प्रयोग होगा। तो राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग बड़े हैं तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देना आप लोगों का सही है। तो याद रखना है क्लोरीन गैस बनाने में, है ना, डिजाइन विधि से तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक चैप्टर ही है, तो बहुत सारे उत्प्रेरक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, सभी को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो क्या कह रहा है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। क्या होगा, यानी कौन सा कैटेलिस्ट का प्रयोग किया जाता है तेल के हाइड्रोजनीकरण में। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है निकल, ऑप्शन सी में है मैग्नीज, ऑप्शन डी में है प्लेटिनम। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है निकल, ऑप्शन सी में है मैग्नीज, ऑप्शन डी में है प्लेटिनम। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकल जैसे उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सल्फ्यूरिक बनाने में, है ना, कौन सी विधि से,
तो संपर्क विधि से। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो किस विधि से बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से बनाया जाता है। और इसमें कौन सी कैटेलिस्ट का प्रयोग होता है, उसका आंसर देना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में है लोहे का चूर्ण, ऑप्शन बी में है प्लेटिनम, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन डी में है निकल के धातु। तो क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में है ना, किस विधि से, तो संपर्क विधि से। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो राइट आंसर दें आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि से किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उत्प्रेरक है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैविक उत्प्रेरक है, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एंजाइम। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक उत्प्रेरक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। और राइट आंसर दे पहले, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। तो याद रखना है कि कौन एक जैविक उत्प्रेरक है, तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं एंजाइम का, याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि NaCl के परमाणु किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर करना है आप लोगों को, है ना। NaCl के परमाणु किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, यह जो प्रश्न लिया गया है आपका केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर देना है। पूछा जा रहा है NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन ए में है वैद्युत सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी में है संयोजन बंधक, ऑप्शन सी में है सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े समझे, फिर ऑप्शन को पढ़े और फिर आंसर दें। क्या कह रहा है कि, है ना, NaCl परमाणु में कौन सी बंधन होना चाहिए, तो वैद्युत संयोजन बंधन होना चाहिए, सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, या सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, NaCl जो है किस बंधन द्वारा जुड़े रहता है, तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति होती है, तो कैसी होती है सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति। तो राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए में है चतुर्थ फलकीय, ऑप्शन बी में है पिरामिडीय, ऑप्शन सी में षष्ठ फलकीय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन का क्रिस्टलीय आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आकृति होता है, यानी सिलिकॉन की जो आकृति होती है, तो कैसी होती है, तो पिरामिडीय होता है। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयारी भी चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मीथेन के यौगिक का बंधन कौन है। तो राइट आंसर करना है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मीथेन के यौगिक का बंधन कौन है। क्या 105 डिग्री और 28 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा, या 109 डिग्री 28 डिग्री होगा, या इनमें सभी। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। मीथेन के यौगिक का बंधन, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 डिग्री और 28 डिग्री जो होता है मीथेन का यौगिक का बंधन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जल के यौगिक का बंधन कौन होता है। राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। अगर पढ़े हैं तो राइट आंसर करें आप लोग। क्या कह रहा है
कि जल के यौगिक में बंधन कौन होता है, यानी किस बंधन द्वारा जुड़े रहता है। तो 105 डिग्री या 109 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। अगर पता है तो राइट आंसर दें आप लोग। क्या कह रहा है कि जल के यौगिक का बंधन कौन होता है। देखिए गलती सलती तो सबसे होते हैं, लेकिन आप लोग है ना कमेंट्स करना ना छोड़ें और है ना आप लोग है ना राइट से आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है जल के यौगिक में जो है यौगिक बंधन होता है तो कितना डिग्री का होता है? 105 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पैरामेडिकल की दृष्टि से या अन्य की दृष्टि से भी देखें तो, अन्य एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रैखिक संरचना वाला अणु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर करना है। क्या कह रहा है कि रैखिक संरचना वाला अणु है। कौन सा रैखिक संरचना वाले अणु है? ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है NO2, ऑप्शन सी में है SO2, ऑप्शन डी में है SiO2। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्या कह रहा है कि रैखिक संरचना वाले अणु हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, SO2 सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं, SO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर दें, है ना। रैखिक संरचना वाला अणु है कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं देन आप लोगों का सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो कैसी होती है? तो राइट आंसर करना है। एथिलीन अणु की आकृति होती है तो कैसी होती है? एक रेखीय होती है, चतुष्फलकीय या समतल त्रिकोणीय या अष्टफलकीय। क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। क्या कह रहा है कि एथिलीन अणु की आकृति होती है तो कैसी होती है? एक रेखीय, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणमितीय या अष्टफलकीय। क्या होगा राइट आंसर? क्या लगता है आप लोगों को राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन के अणु का जो है, एथिलीन अणु का जो है आकृति होती है तो कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सुपर फास्फेट उर्वरक है, यानी कि सुपर फास्फेट उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है CaSO4, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है CA3PO4 × 2, ऑप्शन सी में CaH2PO4 × 2, ऑप्शन डी में H3PO4। क्या होगा राइट आंसर आप लोगों के अनुसार? तो राइट आंसर दें। अगर आप लोग पढ़े हैं तो राइट आंसर देने की कोशिश करें इसका। क्या कह रहा है कि निम्न में सुपर फास्फेट उर्वरक कहलाता है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। तो याद रखना CaH2PO4 × 2 का जो उपयोग करते हैं किस रूप में करते हैं? सुपर फास्फेट उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है निम्न में किससे संघटक रूप में CO नहीं करता है। तो राइट आंसर करना है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें संघटक जो है CO रूप में नहीं होता है, यानी नहीं रहता है। तो राइट आंसर देना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में है कोल गैस, ऑप्शन बी में है LPG, ऑप्शन सी में है वाटर गैस, ऑप्शन डी में है प्रोड्यूसर गैस। क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न में किसमें संघटक के रूप में CO नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? कोल गैस, ऑप्शन बी में है LPG, ऑप्शन सी में है वाटर गैस, ऑप्शन डी में है प्रोड्यूसर गैस। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि संघटक के रूप में जो है CO नहीं रहता, तो किस में नहीं रहता? तो LPG गैस में CO नहीं रहता, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहता है। CO का क्या नाम है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड
के प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। राइट आंसर देना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि साधारण, यहाँ साधारण लिखा गया है तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ सही कर लेना है। क्या करें, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निम्न प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चूना पत्थर एवं तनु गंधक अम्ल, संगमरमर एवं तनु नमक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट तथा तनु नमक अम्ल। क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले तो राइट आंसर दें आप लोग, है ना। क्या होगा राइट आंसर? अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ें, फिर इस ऑप्शन को पढ़ें, फिर राइट आंसर दें आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? क्या करें, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती है, तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक अम्ल उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, यानी सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। तो आई होप आप लोगों को सारी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।